स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेन क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, इस चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो पर आते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, इससे पहले के जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अब हम चाहे बस के माध्यम से जाएं, चाहे ट्रक के माध्यम से जाएं, चाहे एरोप्लेन के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से जाएं, बट हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आए और जाएं, उसी को अपन परिवहन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, परिवहन व्यक्तियों एवं वस्तुओं को, ठीक है, व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन करने की सेवा या सुविधा को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है तो वाहन का मतलब होता है परिवहन यानी आना जाना। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। फ्रेंड्स, इसमें एक और परिवहन जोड़ दिया गया है चौथे नंबर पे, पाइपलाइन परिवहन। पाइप लाइन, ठीक है, पाइपलाइन परिवहन जो जोड़ दिया गया है, ये पाइपलाइन परिवहन जो है स्थल परिवहन के ही अंतर्गत आता है, बट चौथे परिवहन के रूप में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो परिवहन जो है तो मुख्य रूप से वैसे 3 प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, तो यहाँ पे स्थल परिवहन की अगर हम बात करें तो भूमि पर व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने व ले आने की प्रक्रिया है। स्थल परिवहन कहाँ पे होगा? स्थल यानी भूमि यानी धरातल, तो भूमि पर व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने व ले आने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्थल परिवहन कहेंगे। ठीक है, इस परिवहन में मुख्य रूप से सड़क, रेल मार्ग शामिल है। ठीक है, क्योंकि स्थल में ही जो है तो सड़क बनी होती है और स्थल में ही रेलवे ट्रैक बिछा होता है, जहाँ से जो है लोग यात्रा करते हैं या वस्तुओं को, संपत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। यह परिवहन भूमि से जुड़ा होता है, स्थल परिवहन। ठीक है, और यह परिवहन में सबसे पुराने साधनों में से जो है एक है। यह परिवहन क्या है? सबसे पुराना साधन है और आज भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, स्थल परिवहन का। ठीक है, क्योंकि स्थल परिवहन एक ऐसा परिवहन है जो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब सड़क परिवहन की ही अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन स्थल परिवहन है। तो सड़क क्या है? मतलब आपको घर से घर तक जो है तो जोड़ती है। आप घर से अगर निकले हैं, रेलवे स्टेशन गए हैं, तो आप सड़क का ही उपयोग करेंगे, या कि आप एरोप्लेन से आए हैं, एयरपोर्ट पर आप उतरे हैं, तो एयरपोर्ट से आपको बस स्टैंड जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है या अपने घर जाना है, तो आप क्या करेंगे? सड़कों का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वहीं पे दूसरा देख लेते हैं, परिवहन का जो दूसरा प्रकार है वो है जल परिवहन। फ्रेंड्स, नाव जहाज के द्वारा, ठीक है, नाव व जहाज के द्वारा वस्तुओं एवं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहर के माध्यम से, झील के माध्यम से, नदी के माध्यम से आने जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब जो है तो नाव या जहाज द्वारा हम तो आए जाएंगे, बट आए जाएंगे कहाँ पे? हम नहर में चला सकते हैं जहाज या नाव, या तो झील में चला सकते हैं या तो नदी में।
इनके माध्यम से जो है आने जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल परिवहन कहलाती है। ठीक है, यह परिवहन जल से जुड़ा होता है और यह परिवहन जो है तो सभी परिवहनों में सबसे सस्ता परिवहन भी है। ठीक है, सबसे सस्ता परिवहन कौन है, जल परिवहन है। ठीक है, क्योंकि नाव के माध्यम से काफ़ी लंबी दूरी को हम आसानी से तय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला जो परिवहन है वो है वायु परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन विमानों व हवाई जहाज़ों के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, विमानों के माध्यम से व हवाई जहाज़ों के माध्यम से व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक जो है तो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वही वायु परिवहन कहलाती है। ठीक है, यह वायु परिवहन जो है बहुत ही महंगा परिवहन है। ठीक है, आम आदमी जो है इस प्रकार के परिवहन का लाभ नहीं उठा सकता। ठीक है, परिवहन के इस साधन का जो है तो लाभ नहीं उठा सकता आम आदमी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महंगा परिवहन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो है संचार किसे कहते हैं व यह कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, सूचना हम क्या करेंगे, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेजेंगे और दूसरे स्थान की सूचनाओं को हम अपने मोबाइल में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी को संचार कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, संचार सूचनाओं एवं विचारों के आदान प्रदान है जो व्यक्ति या समूहों के बीच में होता है। अब चाहे संचार मौखिक रूप में हो, लिखित रूप में हो या सांकेतिक रूप में भी हो सकता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, संचार कहेंगे। संचार विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है मौखिक संचार। मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलकर जो किया जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जब सूचनाओं का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाए उसे ही मौखिक संचार कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, मौखिक संचार। जबकि अगर हम लिखित संचार की बात करें तो इसमें सूचनाओं का जब संचार किस प्रकार से किया जाए, लिख कर या पढ़ कर किया जाए। ठीक है, लिखित संचार में जब सूचनाओं का संचार कैसे हो, लिख कर हो या पढ़ कर हो, उसे लिखित संचार कहते हैं। ठीक है, और सांकेतिक या गैर मौखिक संचार किसे बोलेंगे, तो जब संचार व्यक्ति के हाव भाव को देखकर या उसकी शारीरिक भाषा का उपयोग करके किया जाए तो उसे सांकेतिक या गैर मौखिक संचार कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो संचार का अगला प्रकार है वो है व्यक्तिगत संचार। ठीक है, मतलब जब सूचनाओं का जो है तो आदान प्रदान कैसे हो, व्यक्तिगत रूप से हो या छोटे समूह में हो। मतलब जो है तो कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं, कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो सब लोगों को साझा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस प्रकार का संचार जो है तो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संचार कहलाता है। ठीक है, वे सूचनाएं, वे जानकारियां कुछ खास लोगों तक ही जो है तो पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो उसे व्यक्तिगत संचार कहते हैं। वहीं पे अगला जो है वो है जन संचार। संचार का अगला प्रकार है जन संचार। जन यानी जनता और संचार का मतलब उसके जनता के बीच में आदान प्रदान जब हो संचार का। ठीक है, उसको जन संचार कहते हैं। तो जब सूचनाओं का संचार जनता के द्वारा किसके माध्यम से हो, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हो, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, जन संचार बोलेंगे। ठीक है, जैसे आज जो है तो रेडियो में हम क्या करते हैं कि घर में बैठे हुए देश विदेश की जो जानकारियां हैं, जो समाचार हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। टेलीविज़न में हमें जो है तो लाइव दिखा दिया जाता है, मतलब वहाँ का चित्र और आवाज़ दोनों एक साथ दिखाई जाती हैं। समाचार पत्र यानी अखबार, उसके माध्यम से भी जो है तो हमें देश विदेश की जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है तो इसी को ही क्या बोलेंगे, जन संचार बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है परिवहन के साधन क्या हैं। ठीक है, तो परिवहन के साधन हम उन्हें कहेंगे जिनके माध्यम से व्यक्तियों, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, परिवहन के साधन कुछ भी हो सकते हैं।
ठीक है, जो है तो जैसे ट्रेन हो सकता है, बस हो सकती है, ट्रक, हवाई जहाज, जल जहाज, जहाज, ठीक है, ये सब जो है तो परिवहन के साधन हैं। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्तियों, वस्तुओं और उनकी संपत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचाते हैं। इसे ही हम परिवहन कहते हैं। और परिवहन के साधन है ट्रेन, बस, ट्रक, हवाई जहाज, जल जहाज आदि आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उसको देखते हैं। संचार के साधन क्या हैं? ठीक है, तो संचार के साधन, अभी मैंने परिवहन के साधन देखा था, जैसे बस, ट्रक, है ना, और एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, जल जहाज, ये सब जो है तो परिवहन के साधन थे। अब देखते हैं संचार के साधन। तो संचार के साधन हम उन्हें कहेंगे जिनके माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी सूचनाओं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाता है। जिनके माध्यम से भेज पाता है सूचना, उसी को हम संचार के साधन बोलेंगे। जैसे रेडियो के माध्यम से व्यक्ति अपनी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है। टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीफोन और मोबाइल व इंटरनेट के माध्यम से क्या है, वो अपनी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, संचार के साधन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, परिवहन जाल क्या है? तो लोगों और सामानों को विभिन्न माध्यमों से, ठीक है, किसको किसको, लोग हो गए, उनकी वस्तुएं हो गई, ठीक है, यानी उसके सामान हो गए, उनको विभिन्न माध्यमों से, जैसे सड़क के माध्यम से, रेल व जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का पूरा ढांचा परिवहन जाल कहलाता है। ठीक है, जैसे वो सड़क के द्वारा भी जाए, रेल के द्वारा भी जाए, जल के द्वारा भी जाए, तो इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो पूरा ढांचा है वो परिवहन जाल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, सड़क परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक क्यों होता है? ठीक है, तो सड़क परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक इसलिए होता है क्योंकि सड़क जो है तो कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर तक सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, सड़कें किसी भी देश के व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, आप जो है तो अगर एरोप्लेन से जा रहे हैं तो एयरपोर्ट में उतरेंगे, लेकिन एयरपोर्ट से उतरने के बाद आपको कहीं भी आना जाना है तो आप सड़कों का ही सहारा लेंगे। वैसे ही आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद आपको कहीं भी आना जाना होगा तो आप सड़कों का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो सड़क अत्यधिक सुविधाजनक जो है तो परिवहन का साधन है। ठीक है, क्योंकि सड़कें जो है तो घर से घर तक हमें सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, अगर हम घर से चले हैं तो सड़कों के माध्यम से चले हैं, जब हम कहीं से लौट के आते भी हैं तो सड़कों के ही माध्यम से हम घर पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेन तो जो है रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन पर ही रुकेगी, और अगर बात करें एरोप्लेन्स की तो वो तो जो है एयरपोर्ट से एयरपोर्ट ही जाएगी, आपके घर थोड़ी ना आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सड़क परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आपस में जुड़े नेटवर्क से बना एक आभासी वातावरण है। क्या है साइबर स्पेस? एक आभासी वातावरण है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़ा होता है। ठीक है, जहाँ लोग अपनी क्या करते हैं, ऑनलाइन जानकारियाँ साझा करते हैं। ठीक है, और डिजिटल इंटरैक्शन भी करते हैं। अर्थात साइबर स्पेस वह दुनिया है जो इंटरनेट के माध्यम से बनी है और जहाँ हम अपनी डिजिटल गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? हम जहाँ पे सक्रिय होते हैं, डिजिटल गतिविधियों के माध्यम से हम जहाँ सक्रिय होते हैं, ठीक है, उसे हम साइबर स्पेस कहते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से बनी है। ठीक है, उसके बाद
प्रश्न नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स, महामार्ग किसे कहते हैं, वह इसकी प्रमुख विशेषताएं भी बताना है। तो देखते हैं, किसी देश के 4 प्रमुख नगरों को, ठीक है, कोई भी देश है उस देश के 4 प्रमुख नगरों को जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें होती हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, महामार्ग बोलेंगे, ठीक है। और इसकी विशेषताएं जो हैं वो निम्न हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। महामार्ग का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उन पर जो है तो वाहन निर्बाध गति से दौड़ सकें, यानी बिना किसी रोक ठोक के, ठीक है। जैसे अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे तो जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी होती हैं उनमें स्पीड ब्रेकर वगैरह बना देते हैं ताकि एक्सीडेंट के चांस कम से कम बने, ठीक है। जबकि अगर हम हाईवे की बात करें, जो नेशनल हाईवे होते हैं वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बने होते, ठीक है। उसी को बोलते हैं निर्बाध गति, यानी बिना किसी रोक ठोक के। उसके बाद जो महामार्ग की दूसरी विशेषता है वो है महामार्गों में यातायात की अलग अलग लाइनें होती हैं। मतलब यातायात यानी आना जाना, तो आने के लिए अलग लाइन होती है और जाने के लिए अलग लाइन होती है, ठीक है। महामार्ग की दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है महामार्ग आने और जाने वाले वाहनों के लिए 2 भागों में बटे होते हैं। महामार्ग क्या है, 2 भागों में बटे होते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग। महामार्ग की अगली विशेषता है पुलों और फ्लाईओवर के कारण महामार्ग यातायात सुचारू रूप से होता रहता है, ठीक है। मतलब जो है तो फ्लाईओवर बना दिया जाता है, पुल बना दिया जाता है, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया जाता है, ठीक है, पुल बना दी जाती है, जिससे जो है तो आवागमन अवरुद्ध ना हो, ठीक है, लगातार होता रहता है, ठीक है, और किसी को कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जाने वाले जो लोग हैं वो नीचे से अपना चले गए फ्लाईओवर के नीचे से, और फ्लाईओवर के ऊपर से जो है तो जो लंबी दूरी तय करने वाले लोग हैं वो ऊपर से जाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगली जो विशेषता है वो है महामार्ग 80 मीटर चौड़ी होती हैं, ठीक है। जो महामार्ग की सड़कें होती हैं वो कितनी चौड़ाई होती है उनकी, 80 मीटर, यानी कि जो है तो 40 मीटर जो है तो जाने वाली और 40 मीटर आने वाली, ठीक है। अगली विशेषता है यह महामार्ग विकसित देशों में नगर एवं पत्तन नगर से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो महामार्ग होते हैं वो क्या होते हैं, विकसित देशों में महामार्ग जो होते हैं, महामार्ग विकसित देशों में क्या है, नगर एवं पत्तन नगर से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो विकसित देश होते हैं, ठीक है, उनमें नगर एवं पत्तन नगर से जुड़े होते हैं महामार्ग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषताएं बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और यह रेल मार्ग रूस के पश्चिमी भाग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से एशियाई रूस के पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक तक 92 किलोमीटर लंबा है। और यह रेल मार्ग जो है तो साइबेरिया क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। यह रेल मार्ग की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ निम्न है, देख सकते हैं। पहली विशेषता है यह रेल मार्ग द्वारा साइबेरिया का संबंध यूरोप से जुड़ गया है, ठीक है। अगर ये रेल मार्ग ना होता तो साइबेरिया और यूरोप का जो संबंध है वो नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरी जो विशेषता है इस रेल मार्ग की उसको देखते हैं। इस रेल मार्ग से लुगदी, लकड़ी, चमड़ा, मक्खन, दूध, पाउडर और गेहूं जैसी चीज़ें रूस को भेजी जाती हैं, ठीक है, इसी रेल मार्ग से, ठीक है। तीसरा है जो विशेषता है वो है इस रेल मार्ग से लोहा व कोयला रूस के औद्योगिक क्षेत्रों तक भेजा जाता है। अगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ना होता तो
रूस के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके लिए कोयला व लोहा नहीं पहुंच पाता। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 10 है उसको देख लेते हैं। वो है स्वेज नहर के महत्व के बारे में बताइए। स्वेज नहर के जो महत्व हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्वेज नहर मानव निर्मित नहर है, क्योंकि देखिए क्या है फ्रेंड्स की नहर कोई भी हो वो मानव निर्मित ही होती है, जबकि अगर हम नदी की बात करें तो नदी मानव निर्मित नहीं होती है, वो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। बारिश हुई और नदी का निर्माण हो गया, बट नहर जो है वो मानव बनाता है, जो कि बांधों से जुड़ी होती है, ठीक है, जिसमें वो प्लास्टर भी करता है ताकि मृदा का कटाव ना हो। बाकी अगर हम नदियों की बात करें तो नदी प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, बारिश हुई और उसका निर्माण हो जाता है, इसीलिए नदी क्या करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, जबकि नहर नहीं कर पाती, क्योंकि नहर में क्या है, प्लास्टर कर दिया जाता है। ठीक है। तो स्वेज नहर मानव निर्मित नहर है, जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व के लिए प्रवेश द्वार मानी जाती है। ठीक है। इस नहर का निर्माण 1869 में लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है। और यह नहर 160 किलोमीटर लंबी है तथा 11 से 15 मीटर गहरी है लगभग। इस नहर में प्रतिदिन सबसे अधिक लोग आवागमन करते हैं यानी परिवहन करते हैं। इस नहर का व्यापारिक महत्व निम्न प्रकार से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे पहला महत्व है स्वेज नहर का, स्वेज नहर के बन जाने से यूरोप एशिया के आपस की जो दूरी है वो क्या है, कम हो गई है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हुई है। ठीक है। आगे है जो है तो दूसरा जो विशेषता है स्वेज नहर की वो है यह मार्ग विश्व के मध्य में है। स्वेज मार्ग विश्व के मध्य में है और विश्व की 3/4 जनसंख्या यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है तो कर लेती है इस मार्ग से। ठीक है। क्योंकि ये विश्व के बीच में है तो विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या इसी से आवागमन कर लेती है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा, इसके द्वारा विश्व का लगभग 15% व्यापार होता है। ठीक है। इसके द्वारा विश्व का लगभग कितने प्रतिशत व्यापार होता है, 15% व्यापार होता है। ठीक है। अगर ये स्वेज मार्ग ना होता, स्वेज नहर ना होती, तो विश्व का जो 15% व्यापार है ये नहीं हो पाता, इतना कम होता व्यापार। ठीक है। लेकिन स्वेज मार्ग होने के कारण 15% व्यापार इसी से हो जाता है। ठीक है। अगली जो विशेषता है स्वेज नहर की वो है इस मार्ग पर जहाज को पर्याप्त माल मिल जाता है, मतलब उसको किराया मिल जाता है। ठीक है। इधर से वो मटेरियल लेके गया, इधर दूसरा माल तैयार है ना, तो पर्याप्त माल मिल जाता है ढोने के लिए जहाज़ों को। ठीक है। अगला है इस नहर के बनने से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों की जो दूरी है वो कम हो गई है, जिससे इनके व्यापार का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।